साईं राम। हिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी लोग मुगल साम्राज्य को आज स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, मुगलों के बारे में हम थोड़ी बातें समझ पाए थे जिनके बारे में आपको बताया गया था कि मुगल कब से कब तक भारत पर रहते हैं, वो आपको पहले ही अवगत करा दिया गया था। मुगल मन लगाकर समझेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे। और अब जो टॉपिक यानी मुगलों का स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो वास्तव में आपके पेपर में रखे मिलेंगे हूबहू। जितना समझा दूं उतना आप कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप खुद देखेंगे कि एक एक प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन जो है वो आप कैसे कर पाते हैं। मुगलों के बारे में आप देखेंगे तो इतिहास में ये आपको 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक पहले चरण में मिलेंगे, यानी मिडिवल हिस्ट्री में आपको ये मुगल मिलेंगे। फिर उत्तरवर्ती मुगलों को आप बाद में देखेंगे, पहले इन मुगलों के बारे में समझ लेंगे। जो प्रश्न आते हैं मुगलों के बारे में, कहा जाता है कि मुगल जो थे ये बरलास तुर्क भी कहे गए। बरलास तुर्क कहे गए। कहा जाता था ये बड़े ही अच्छे सैनिक होते हैं, बड़े ही अच्छे लड़ाके होते हैं, जिस कारण इन्हें बरलास तुर्क कहा गया, यानी उच्च श्रेणी का तुर्क कहा गया। कुछ लोगों ने इन्हें उज़्बेक कहा है। उज़्बेक ऐसा इसलिए कहते हैं ये लोग क्योंकि बाबर का जो पिता था उम्र शेख मिर्जा, उसका जन्म उज़्बेकिस्तान में हुआ था। यानी जो इसके पूर्वज थे, पूर्वज उज़्बेकिस्तान के निवासी थे। पूर्वज उज़्बेकिस्तान के निवासी थे, जिस कारण इसे उज़्बेक कहा गया। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में कुछ लोगों ने इसे मिर्जा कहा है। मिर्जा कहा है। ध्यान रखेंगे, मिर्जा कुछ लोग जो कहते हैं वो इस आधार पर कहते हैं कि इसका पिता उम्र शेख मिर्जा था। यानी कौन था उम्र शेख मिर्जा? बाबर का पिता। तो ये जो बाबर का पिता उम्र शेख मिर्जा है, ये अपने टाइटल में बाद में मिर्जा लगाता है, जिस कारण मुगलों को मिर्जा कहा गया। फिर इसके बाद कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये तैमूरी था। समझ लीजिएगा कैसे कैसे इसको नाम मिले। कुछ लोग इन मुगलों को तैमूरी कहते हैं लोग तैमूर के थे, तैमूरी थे। तो ये वास्तव में बात इसलिए कही जाती है कि ये तैमूरी थे। मैं शॉर्ट के दे रहा हूं, क्यों कही जाती है जरा समझ लीजिएगा। तैमूरी इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो पिता था उम्र शेख मिर्जा, ये तैमूर के, याद से सुनेंगे, तैमूर के 5वीं पीढ़ी से था। ध्यान रखेंगे, तैमूर की 5वीं पीढ़ी से बाबर का पिता था, जिस कारण इनको तैमूरी कहा गया। आप सब तैमूर के बारे में जानते ही होंगे। तैमूर के बारे में आप सबको बताया गया था कि 1398 में आक्रमण भारत पर किया था इसने, और इस आक्रमण का प्रभाव ये रहा कि इस आक्रमण के बाद भारत में तुगलक वंश का पतन हो गया और सैयद वंश की स्थापना हो गई थी। याद है? तो इस तरह करके इसने अपना सेनापति, यानी जब तैमूर लूट कर भारत को गया तो इसने अपना सेनापति खिर्ज खां को बनाया और उसी ने आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना कर दी। तो इस तरह करके इनको तैमूरी कहा गया। कुछ लोगों ने कहा भाई ये मंगोल थे। याद रखना, कुछ लोग इनको मंगोल कहते हैं। जो लोग मंगोल कहते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है
क्यों? क्योंकि जो इसकी बाबर की माता थी पंद्रहवीं पीढ़ी से चंगेज खान की, याद रखना, बाबर की माँ थी, बाबर की माता थी, और इन माता का नाम याद रखना कुतुब निगार खानम था। कुतुब निगार खानम था। तो इस तरह करके ये था पूरा मुगलों का एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना, जो लोग इन्हें मंगोल कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि चंगेज खान जो था वो मंगोलिया का रहने वाला था। याद रखेंगे, ये चंगेज खान मंगोलिया का रहने वाला मंगोल था, और कहा जाता है ये जब मंगोल से रहने वाला था इसी कारण इसको मंगोल कहा गया, चंगेज खान के इसी पीढ़ी से संबंधित इसकी माता के कारण। याद रखेंगे, यानी इन मुगलों को मंगोल कहा गया। कहा जाता है मंगोल के नाम पर ही मुगल शब्द का निर्माण हुआ है। ध्यान रखेंगे, कुछ लोग इन्हें बरलास तुर्क या उज्बेक या मिर्जा या तैमूरी जो कहते हैं वो इसी आधार पर डिफाइन करते हैं, जो पूरी परिभाषा आपको इनकी बताई गई है। ध्यान रखेंगे, तो ये था बाबर का प्रश्न पूरा, यानी शुरुआती उसका जीवन। ध्यान रखेंगे, इन पर भी प्रश्न पूछा गया कि बताइए तैमूर से बाबर का क्या संबंध था। तो आप बता सकते हैं बाबर जो था वो बाबर का पिता तैमूर की 5वीं पीढ़ी से था। इसी तरह बाबर की माता चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से थी, और चंगेज खान को आप सब मिडवल में समझ चुके होंगे। याद रखना, इसके बारे में बताया जाता है 1221 में इसने इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। जरा पलट करके पेज पलटिएगा तो उसमें आपको दिखेगा कि फारस यानी ईरान के शासक मंगबर्नी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत की सीमाओं पर आया था, लेकिन जैसे ही मंगबर्नी को शरण नहीं देता इल्तुतमिश तो चंगेज खान वापस चला जाता है। याद रहेगा। तो इस तरह करके आपको चंगेज और तैमूर के बारे में पता चल गया, और इनका क्या रिलेशन रहा ये भी पता चल गया। चंगेज बौद्ध मत को मानने वाला था, लेकिन जैसे ही इस्लाम के प्रभाव में इसके वंशज आए तो ये सब इस्लाम को स्वीकार कर लेते, यानी बौद्ध से इस्लाम बन गए, और फिर आगे चल करके इन्हीं के वंशजों में यानी बाबर की माँ हुई, और उनके नाम पर इसको मंगोल यानी फिर मुगल कहा गया। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह करके अब आप शायद पूरा सिस्टम समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम बाबर के पास, जो हमारा इस मुगल राजवंश का पहला कह सकते हैं शासक था या बादशाह था। तो पहले हम समझ लेते हैं मुगल बादशाह। हेडिंग डाल लेंगे मुगल बादशाह, और एक एक को जबरदस्त समझेंगे। मुगल शासक, क्रम से एक बार देख लीजिए। इन मुगलों में आपको 17 मुगल मिलेंगे, और इन्हें 2 भागों में आपको पढ़ना है। 6 तो आपको पहले मिलेंगे जो आप मध्यकाल में पढ़ेंगे यानी मिडिवल में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में आपको 11 मिलेंगे जो उत्तरवर्ती होंगे। याद रहेगा, उत्तरवर्ती। इनको आधुनिक काल में पढ़ेंगे यानी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मुगलों के उन शासकों के बारे में जरा चर्चा हो जाए जो वास्तव में आपके पास हैं। सबसे पहला शासक आ जाता है कौन? सबसे पहला तो आता है बाबर ही, ज़हीरुद्दीन बाबर, जो गद्दी पर 1526 में बैठता है, और याद रखना ये मात्र 4 साल रहता है 1530 तक। फिर इसके बाद में दूसरा शासक आता है हुमायूं। इसको नासिरुद्दीन हुमायूं कहते थे। इसका शासनकाल वास्तव में बड़ा ही उलझाऊ है, जिसको याद रखना 1530 से लेकर के 1540 तक रहा, और फिर ये दोबारा आता है। इतिहास में मुगलों के पहली बार ऐसा होगा, फिर गद्दी में आता है और 1555 में गद्दी फिर प्राप्त करता है और 1556 तक रहता है। इस बीच में आपको एक सूर वंश पढ़ने को मिलेगा, यानी इस हुमायूं और अकबर के बीच में आपको एक सूर वंश मिलेगा। याद रखेंगे, इसको ब्लैक से लिख लेंगे।
सूर वंश, जिसे शेर शाह सूरी ने स्थापित किया था, ध्यान रहेगा। फिर इसके बाद में आ जाएंगे हम अपने तीसरे शासक के बारे में। शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे, उसके पुत्र इस्लाम शाह को पढ़ेंगे, फिर सिकंदर शाह और फिर आदिल शाह को इसी सूरवंश में आप पढ़ेंगे। तीसरे शासक के बारे में आते हैं तो ज़हीरुद्दीन अकबर आता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। ज़हीरुद्दीन बाबर था, नसीरुद्दीन हुमायूं था, जलालुद्दीन अकबर था। ध्यान रखेंगे ये ज़हीरुद्दीन था, ज़हीर खान थे अपने भारत के क्रिकेटर, यानी बॉलिंग किया करते थे, उसके नाम पर ज़हीरुद्दीन बाबर को याद रखेंगे। नासिरुद्दीन हुमायूं के बारे में आप सब देख चुके हैं जब आप पढ़ रहे थे, अभी किसे, जब आप पढ़ रहे थे स्थानीय राजवंशों के बारे में, तब आपने देखा था इसे जालिम हुमायूं के नाम से भी जाना गया था। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में ये था नसीरुद्दीन, फिर से हुमायूं मिलेगा। फिर इसके बाद में आपको मिलेगा कौन, इसे अकबर कहेंगे, भारत का महान राजा। फिर चौथे राजवंश में आप आएंगे तो चौथा यानी इसी मुगल के साम्राज्य का बादशाह बैठेगा। अकबर का एक ही पुत्र बच पाया था जिसका नाम था जहांगीर, बाकी सब मारे गए थे। याद रखना इसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। मुराद उराद तो इसके शासनकाल में ही अकबर के इतने ज़्यादा नशे में डूब चुके थे कि उनको इसके अकबर के जीवन काल में ही मृत्यु प्रदान हो गई थी, प्राप्त हो गई थी। फिर इसके बाद में पांचवा आता है शाहजहां। फिर इसके बाद में छठा आता है औरंगजेब। ये थे मुगलों के पहले चरण। इनका शासनकाल आप देख लेंगे। साथ ही साथ अकबर जब गद्दी पर बैठता है तो 1556 का वर्ष होता है, और याद रखना है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। फिर इसके बाद में जहांगीर आ जाता है जो 1605 ईस्वी से गद्दी पर बैठता है और 1628 ईस्वी तक रहता है। फिर इसके बाद में शाहजहां आता है गद्दी पर। कहा जाता है शाहजहां 1628 से गद्दी में बैठता है और 1658 तक गद्दी में रहता है। फिर इसके बाद में औरंगजेब आ जाता है। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि ये 1658 में गद्दी पर बैठता है और 1707 तक गद्दी में रहता है। तो इस तरह करके आप मुगल साम्राज्य के मध्यकालीन मुगलों को देख लिया। याद रखेंगे, इनको ऐसे एरो मार करके यहां लिख लीजिएगा। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक। तो इस तरह करके आप 5 शासकों के बारे में, मध्यकालीन मुगलों के 5 शासकों के बारे में 6 शासकों के बारे में पढ़ चुके। फिर इसके बाद में अब आएंगे हम उत्तरवर्ती मुगलों के। एक बार क्रम से देख लेंगे, फिर इसके बाद हम अपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक एक पे चर्चा करेंगे। ध्यान रखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अपने उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में। याद कर लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे। इस औरंगजेब के बाद हमको देखना है उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहला शासक इसका आता है बहादुर शाह। बहादुर शाह, इसके बारे में कहा जाता है कि ये शाह ए बेखबर था और इसका शासनकाल कहा जाता है जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, वैसे ही ये रहता है 1712 तक। फिर इसके बाद में इसका पुत्र जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है। जहांदार शाह गद्दी पर आता है। उसका शासनकाल 1712 से लेकर के 13 तक ही रहता है, यानी 1 वर्ष मात्र रहता है। फिर इसके बाद में क्रम से देखेंगे तीसरा उत्तरवर्ती मुगल जिसके बारे में आपको पढ़ना है, वो है इसका उत्तराधिकारी फर्रुखसियर। जहांदार का भतीजा था फर्रुखसियर, जो
इसी की हत्या करके 1713 में गद्दी प्राप्त करता है और 19 तक गद्दी में रहता है। फिर इसके बाद में चौथा मुगल शासक उत्तरवर्ती होता है रफी उद दरजत। रफी उद दरजत जो 1719 में मात्र 3 महीने के लिए गद्दी पर बैठता है। फिर इसके बाद में पांचवा रफी उद दरजत का बड़ा भाई रफी उद दौला गद्दी पर बैठता है और कुछ महीने बाद इसकी भी डेथ हो जाती है, यानी 1719 में आप 3 बादशाहों को देखेंगे। फिर इसके बाद में इन उत्तरवर्ती मुगलों में जब आप 5 बादशाहों को देख गए तो फिर आता है छठा इसका। ध्यान रखेंगे छठा बादशाह रफी उद दौला के बाद मोहम्मद शाह बैठता है, जिसे इतिहास में रंगीला के नाम से भी जानते हैं, और ये गद्दी पर बैठता है 1719 से लेकर के 48 तक। लंबा शासनकाल रहा। फिर इसके बाद में मुगलों का सबसे ज़्यादा विघटन इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही हुआ है। फिर इसके बाद उत्तरवर्ती मुगलों का 7वां शासक बैठता है इस मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह, जो 1748 से लेकर के 54 तक गद्दी पर रहता है। फिर इसके बाद में 8वां मुगल शासक आता है। 8वां मुगल शासक जिसको आलमगीर सेकंड के नाम से जानते हैं, वो गद्दी पर बैठता है। आलमगीर सेकंड गद्दी पर बैठता है तो वर्ष होता है 1754 का और ये 59 तक गद्दी पर रहता है। फिर इसके बाद में फिर इस आलमगीर के बाद ध्यान से देखेंगे, आलमगीर के बाद गद्दी पर 9वां उत्तरवर्ती मुगल आ जाता है जिसको शाह आलम के नाम से जानते हैं। शाह आलम सेकंड के नाम से जानते हैं। इसका शासनकाल गौर से देखेंगे तो 1759 से लेकर के 1806 तक इसका शासनकाल चलता है। फिर इसके बाद में 10 नंबर का उत्तरवर्ती मुगल अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है और यह गद्दी पर 1806 से बैठता है और 1837 तक गद्दी पर रहता है। फिर इसके बाद में उत्तरवर्ती मुगलों में 11वां मुगल यानी अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम बहादुर शाह था। बहादुर शाह, इनको जफर के नाम से भी जाना जाता था, तो पूरा नाम लिख लेंगे बहादुर शाह जफर। और ये जफर गद्दी पर रहते हैं 1837 से लेकर के 1857 तक। हिटसन ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था दिल्ली में 1857 की क्रांति का। फिर दिल्ली अंग्रेजों के पूरे हाथ में आ गई और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, बर्मा भेज दिया गया था, जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं। फिर क्या था, उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है 1862 में और मुगल साम्राज्य पूरा 1857 के बाद से खत्म हो जाता है। इस बीच में आपको ध्यान रखना है 6 आपको मध्यकालीन मुगल पढ़ने, 11 आपको उत्तरवर्ती मुगल, यानी जो आपको 17 मुगल बताए गए थे वो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। ये आपको दिखाए गए थे 17 मुगल जिनके बारे में आपको बताया गया था। ये दिख रहे हैं 17 मुगल।
तो 17 में आपको बताया गया था ये आपके 6 हैं, ये आपके 6 हैं मध्यकालीन मुगल, और फिर इसके बाद इनका ये शासनकाल रहा। फिर इसके बाद में आते हैं कौन, फिर इसके बाद में आते हैं उत्तरवर्ती मुगल, जिनके बारे में एक एक के बारे में आपके सामने ये चर्चा की गई है। ध्यान से देखेंगे, उत्तरवर्ती मुगलों में बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फर्रुख शेर, रफीउद्दर्जन, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकंड आता है जो 59 तक गद्दी पर रहता है। फिर इसके बाद में आपके सामने आता है शाह आलम द्वितीय जो 1759 से 1806, अकबर द्वितीय जो 1837 तक, फिर बहादुर शाह जफर 1857 तक। शायद आप समझ गए होंगे। तो अब आप पहली हेडिंग डाल लीजिए बाबर। एक एक पर आपको प्रश्न करने हैं, एक एक पर पूरा डिस्कशन करना है। तो जो पहला शासक था इन 17 मुगलों में से, उसका नाम आपको याद रखना है। मैं इसे हटा दे रहा हूं, बाबर। तो आज से आपकी मुगलों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब आप बाबर को पूरी तरह से देखेंगे। तो इस मुगल का पहला शासक यानी मुगलिया साम्राज्य का पहला शासक बाबर। इसके बारे में क्या समझना है, तो हेडिंग डाल लेंगे, ये कब से गद्दी पर बैठा था, 1526 से, और याद रखना इसको 1530 तक आपको देखना है, क्योंकि भारत पर इसने इसी बीच में राज किया है। इसी 4 वर्ष के शासनकाल को भारत में इसके गिना जाता है, भारतीय इतिहास में तो यही गिना जाता है। फिर इसके बाद आपको बाकी जो देखना है वो देखेंगे। पहले बाबर के बारे में समझ लीजिए। बाबर के बारे में कहा जाता है कि जब इसका जन्म हुआ तो वो वर्ष था 1483 का। 11 वर्ष की उम्र में यानी 1494 का वो वर्ष था जब ये फरगाना का अमीर बन गया। फरगाना का ये शासक बना। इसके बाद फिर कुछ नहीं किया इसने, कुछ समय तक ये बैठा रहा। आगे चल करके इसने 1507 में काबुल पर अधिकार करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया। याद रखेंगे, काबुल को जीता और बादशाह घोषित कर दिया, बादशाह घोषित। फिर इसके बाद में इसने भारत पर आक्रमण किया 1519 में। याद रखेंगे, 1519 में भारत पर आक्रमण करता है। 1519 में जब इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत के भेरा और बाजौर को जीत लिया। इसी वर्ष ये जो क्षेत्र हैं ये भारत के हैं, भारत के क्षेत्र याद रखेंगे। और कहा जाता है कि इस भारत के क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया 1519 में जब, तो ये इन भारत के क्षेत्रों को जीत लेता है। ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में इसने 3 बार आक्रमण किए हैं, 3 बार आक्रमण किए और लेकिन सफलता नहीं हुई। तो अब इसके पहला आक्रमण 1519, उसके बाद 3 आक्रमण और फिर इसने 5वां आक्रमण किया। 5वां आक्रमण जिसे पानीपत की लड़ाई के जो आप देख रहे थे, पानीपत की लड़ाई, उसी के नाम से जाना जाता है। तो पानीपत का पहला युद्ध, यही पानीपत का पहला युद्ध था जो बाबर जीतता है। ध्यान रखेंगे, इसकी माता का नाम कुतुबुन्निगार खानम, पिता का नाम उम्र शेख मिर्जा, ये सब आप देख चुके थे। इस 1483 में इसका जन्म हुआ था, ये भी आपको पता है। ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको शॉर्ट किए दे रहा हूं और अब आप देखेंगे बाबर से जुड़ी हुई कुछ और चीजें।
इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पेज चेंज करना पड़ेगा। लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद जब बाबर पानीपत का युद्ध लड़ता है तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान से देखेंगे। पानीपत की लड़ाई के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो अब आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देखना है। तो हेडिंग डाल लेंगे पहले, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। ये लड़ाई दो खेमों में भी चल रही थी, ध्यान से देखेंगे। तो आप भी दो हिस्सों में से बांट लीजिए, एक तरफ रख लीजिए बाबर को और दूसरी तरफ रख लीजिए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कहा जाता है। इस युद्ध का मेन कारण क्या था वो जरा समझ लीजिए। इब्राहिम लोदी ने अपने ही साम्राज्य के लोदी वंश के जो अफगान थे उनको मरवाने की नीति अपना ली। इस मरवाने की नीति में 10,000 अफगानों की हत्या कर दी गई। इन अफगानों की हत्या से क्षुब्ध होकर इसी के परिवार के लोग, ध्यान रखना, दौलत लोधी, दौलत खान लोधी और आलम लोधी ये दोनों चले जाते हैं, इसी के परिवार के थे, याद रखना, परिवार के। ये चले जाते हैं किसके पास? ये लोग जाएंगे अब बाबर के पास। बाबर से कहते हैं कि तुम भारत पर आक्रमण करो, इस लोदी वंश के साम्राज्य के जो शासक इब्राहिम लोदी हैं इसके अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब दो। बाबर अभी तक काबुल तक टिका था, यानी बाबर की सीमाएं जो थीं वो इब्राहिम लोदी से लग रही थी। बाबर भी चाहता था कि मैं कैसे दिल्ली पर आक्रमण कर सकूं, इब्राहिम लोदी को पराजित कर सकूं, जिस कारण इब्राहिम लोदी को एक तरह से सिर्फ बाबर को मौका चाहिए था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, और मौका दे दिया इन दोनों इसी के परिवार के लोगों ने। फिर क्या था, बाबर ने अपनी सेनाएं सजाई और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला कर दिया। याद रखेंगे, इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला किया गया। इब्राहिम लोदी की हमला करने की जो एक तरह से किया गया, उसके पीछे बहुत सारे बाबर ने व्यवस्थाएं बनाई थी। जरा समझ लेंगे इन व्यवस्थाओं को, क्योंकि इन पर बहुत सारी चीजें आपकी टिकी हुई हैं। ध्यान से देखेंगे, ये सीमाएं दोनों के बीच में खींची हुई हैं, और ये अभी इसका शुरुआती कॉन्सेप्ट था। बताया गया कि बाबर के साथ तोपें और बंदूकें भी थीं। इसके तोपची जो थे, याद रखना, नाम इसका भी पूछा गया है क्योंकि इसी ने तो इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला किया था। ध्यान रखेंगे, इसका जो तोपची था उसका नाम उस्ताद अली था, उस्ताद अली था। और इसका एक और तोपची था, याद रखेंगे, दूसरा, जिसका नाम था मुस्तफा। ये दोनों तोपची बाबर के तोपची कहे जाते थे, ध्यान रखेंगे। और बाबर के तोपची उस्ताद अली को निशाना लगाने में बड़ा ही सिद्धस्त माना जाता था। कहा जाता था इस युद्ध नीति में बाबर ने अपनी तोपों और बंदूकों को आगे की ओर रखा, यानी ये जो तोप हैं और ये जो बंदूक हैं ये अग्रभाग में प्रयोग की गई, यानी आगे, बाकी काम ये खुद कर देंगे। तो घुड़सवार, जो घुड़सवार थे उनको पार्श्व भाग में प्रयोग किया गया।
ये पीछे रहने वाली सेना थी। इब्राहिम लोदी की सेना सीधे आ रही थी, याद रखेंगे ये इब्राहिम थे, और इनकी सेना के ऊपर जैसे ही बाबर ने हमला किया, याद रखेंगे ये जो घुड़सवार सेना का पीछे भाग में प्रयोग किया जाता था, इसे ही याद रखना तुलगमा रणनीति कही जाती थी। इतिहास में आप पढ़ते होंगे तुलगमा, लेकिन ये नहीं पता होगा तुलगमा है क्या, आज से नहीं भूलेंगे। यही नीति तुलगमा कही जाती थी। फिर क्या था, बाबर ने हमला किया इब्राहिम पे, और 1556 की ही वो घटना है जब इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। बाबर पानीपत का युद्ध जीत लेता है और खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित कर देता है। पूछा जाता है बाबर ने दिल्ली का बादशाह खुद को कब घोषित किया, तो पानीपत के युद्ध के बाद, क्योंकि वही तो युद्ध था जब बाबर जीत लेता है इसको, तो खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित कर देता है, याद रखेंगे। तो फिर इसके बाद में इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, पानीपत के फर्स्ट युद्ध का परिणाम, याद रखना, पहला तो मुगल स्थापित हो गए, मुगल साम्राज्य स्थापित, फिर इसके बाद में बाबर ने खुद को बादशाह कहा। अभी तक सुल्तान कहे जाते थे, अब बादशाह कहा जाने लगा, यानी बादशाह कहा गया, यानी खुद को सार्वभौमिक शासक कहा गया। शाह कैसा, जो किसी के चंगुल में ना हो, यानी खलीफा के चंगुल में ना हो, वो बादशाह कहा गया। फिर इसके बाद में कहा गया कि बादशाह कह दिया और खुद एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद बाबर को कलंदर कहा गया इसी पानीपत के बाद, यानी दान देने के कारण, दान देने के कारण बाबर को कहा गया कलंदर। फिर इसके बाद में कहा गया हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया, हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया, हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया। इसी सब रणनीति के तहत पानीपत का युद्ध लड़ा गया। फिर इसके बाद में एक चीज और देख लीजिए, इसी पानीपत के ही क्षेत्र में बाबर ने काबुली बाग नाम की एक मस्जिद लगवाई है। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद स्थापित की। ये सब बाबर पानीपत के युद्ध के बाद कर रहा है, ध्यान रखेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना की, खुद को बादशाह कहा, कलंदर कहा जाने लगा, हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया उसने। फिर इसके बाद पानीपत में ही काबुली बाग की स्थापना की गई, जो एक मस्जिद हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में बाबर ने दूसरा युद्ध लड़ा, और वो युद्ध था राणा सांगा के खिलाफ किया गया, खानवा या कनवाहा का युद्ध। तो अब मैं इसको साइड से किए दे रहा हूं, आप सब इसको नोट करते रहेंगे। फिर बाबर का इधर साइड में दूसरा युद्ध लिख लीजिए, कनवाहा या खानवा का युद्ध। कनवाहा या खानवा का युद्ध क्या था, जरा समझ लीजिए। ये युद्ध बाबर ने 1527 ईस्वी में लड़ा है, और ये युद्ध था राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। एक तरफ था बाबर और दूसरी तरफ थे राणा सांगा। ये मेवाड़ के शासक कहे जाते थे।
ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहादुर शासकों में इनकी गिनती की जाती थी। इन्हीं राणा सांगा की पत्नी थी कर्णवती। याद रखना, इनकी पत्नी पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, अभी आपको ध्यान रखना है। इनकी पत्नी थी कर्णवती और इन्हीं राणा सांगा और कर्णवती के पुत्र थे संग्राम सिंह, जो राणा संग्राम सिंह के नाम से जाने गए। और इन्हीं संग्राम सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप, जो अकबर को आगे चल करके हल्दी घाटी के युद्ध में कड़ी टक्कर देंगे। ध्यान रखेंगे, तो इन राणा सांगा के और कर्णवती के पौत्र थे महाराणा प्रताप। ध्यान रखेंगे, राणा सांगा और इनकी पत्नी जो कर्णवती थी, उनका एक तरह से कह सकते हैं युद्ध था बाबर के साथ। याद रखेंगे, बाबर के साथ इस युद्ध में उस्ताद अली भी थे, यानी इसका तोपची। उस्ताद अली और बाबर जो राणा सांगा थे, इनके साथ हसन खां मेवाकी और खिलजी वंश के शासक आपको महमूद खिलजी भी मिलेंगे। याद रखेंगे, तो महमूद खिलजी भी इसमें था। फिर इसके बाद में कहा जाता है इन दोनों ने सहयोग किया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। याद रखेंगे, इस युद्ध में कोई भी फर्क नहीं पड़ा बाबर को। बाबर जानता था राणा सांगा से युद्ध करना कोई ऐसी छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इन्होंने राजस्थान के 7 राजाओं को साथ लिया और उनकी सेनाओं को लिया और कहा तुमने दिल्ली भले जीता है, अभी राणा सांगा से तुम्हारी टक्कर बाकी है। राणा सांगा पूरे जोश में थे, उन्होंने युद्ध का नगाड़ा बजा दिया। इधर बाबर की सेनाएं भयभीत थी, क्योंकि अभी तक उनका सामना एक अशिक्षित या आप कह सकते हैं सुशिक्षित सेना से नहीं हुआ था। तो अभी लोदी की जो सेना थी वो अफगानों से एक तरह से खुद ऐसा उलझा हुआ था कि उसका पूरा सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ तो राणा सांगा की सेना है जो जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। तो इस तरह करके बाबर ने राणा सांगा से युद्ध करने से पहले बहुत बड़ी रणनीति अपनाई। वो रणनीति क्या थी? बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। याद रखेंगे, बाबर के द्वारा किया गया कार्य है जिहाद घोषित कर दिया। कहने लगा मैं धर्म युद्ध कर रहा हूं और मेरी जो जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म के लिए किया गया युद्ध, यानी धार्मिक बुराइयों के विरुद्ध किया गया जो युद्ध होता है, धर्म के लिए जो युद्ध होता है वो कहा जाता है जिहाद। और खुद को कह दिया कि मैं अब जिहादी बन गया हूं, मैंने गजा कर लिया है, यानी मैंने इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करने का बेड़ा उठा लिया है। तो इस तरह के जब सब प्रयोग करता है तो उसकी सेना जो थकी थी पानीपत की लड़ाई में, वो पूरी तरह से एक तरह से भयभीत सेना थी। तो उस सेना को अब लगा कि राणा सांगा से टक्कर नहीं ले सकते हैं, तो बाबर ने ये सब कह के उस एक तरह से थकी सेना में जान डाल दी। सैनिकों को धार्मिक आधार पर उसने यहाँ पर इतना जिहाद के जोश में भर दिया कि सैनिक सब उठ खड़े हुए और कहा कि अब राणा सांगा से युद्ध बहुत टक्कर का होगा। और हुआ भी ऐसा। कहा जाता है राणा सांगा शुरुआती दौर में युद्ध जीत रहे थे, लेकिन उस्ताद अली ने यहाँ पर एक बहुत बुद्धिमानी दिखाई और एक गोला तोप का सीधे राणा सांगा की ओर दाग दिया। इस गोले से राणा सांगा बुरी तरह से झुलस गए और झुलसने के बाद याद रखेंगे जैसे ही ये झुलसे तो इनके जो सैनिक थे वो लेकर युद्ध मैदान से हट गए। ये युद्ध मैदान में कहा जाता है राणा सांगा एक अपनी आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा चुके थे। फिर भी ये युद्ध मैदान से हिल नहीं रहे थे, लेकिन इनके सैनिक इनको जबरदस्ती मना करके ले जाते हैं और फिर आगे चल करके इनको जब ये युद्ध हार जाते हैं, कहा जाता है राणा सांगा ये युद्ध हार गए। आगे चल करके इनकी हार हुई। जब हार हो जाती है राणा सांगा की, तो इन्हीं के सैनिकों ने राणा सांगा को जहर दे दिया था। याद रखेंगे, इन राणा सांगा को जहर दे दिया।
इन्हीं के सैनिकों ने जहर दे दिया इनको और खत्म हो गई राणा सांगा की ये कहानी। ये था कनवाहा या खानवा का युद्ध। समझ में आ गया होगा। ये जो इनकी पत्नी थी कर्णवती, इनकी चर्चा हुमायूं के समय होती। कहा जाता है गुजरात का एक शासक था बाज बहादुर। याद रखेंगे नाम, अभी उसकी पूरी कहानी आप समझ चुके हैं गुजरात के शासकों के बारे में जब पढ़ रहे थे। तो वही गुजरात का शासक जो बाज बहादुर था, वो इस जो बहादुर शाह था, याद रखेंगे गुजरात का शासक बहादुर शाह, वो इनको कर्णवती को बहुत परेशान कर रहा था। गुजरात और इस समय था यहाँ का शासक बहादुर शाह। ये कर्णवती को बहुत परेशान कर रहा था। इसने हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी। कर्णवती इसने कहा कि मैं तो तुम्हारी बहन हूं, मैंने तो तुम्हारी एक तरह से अधीनता स्वीकार कर ली, तुम इस गुजरात के शासक को भाई डांटो या इसको हटाओ गद्दी से। तो सेना लेकर के आता है 35 और 36 में, लेकिन कर्णवती के इसने पूरी मदद नहीं की। कुछ समय तक इसका युद्ध लड़ता, लेकिन उधर शेर खान बिहार पर अधिकार कर लेता है इसी समय। तो हुमायूं लौट जाता है अपनी दिल्ली राजधानी की ओर और इस अभियान को अधूरा छोड़ देता है। फिर क्या था, इस गुजरात के बहादुर शाह ने कर्णवती को पराजित कर दिया। कर्णवती ने जौहर कर लिया और आगे चल के इन कर्णवती का पौत्र जो था, जिसको महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, वो गद्दी पर आते हैं। इन्हीं के पौत्र याद रखना महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप। इनका घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। प्रश्न अभी पूछा गया है पेपर में और आपको ये अभी अकबर के शासनकाल में मिलेंगे। तो इस तरह करके बाबर ने कनवाहा या खानवा का युद्ध जीत लिया। फिर इसके बाद में बाबर ने अगला युद्ध फिर से अगले वर्ष ठान लिया और वो युद्ध था चंदेरी यानी मध्य प्रदेश के मेदिनी राय के खिलाफ। याद रखेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में बाबर जो है वो मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध करता है। बाबर ने चंदेरी के इस शासक मेदिनी राय को पराजित कर दिया और उसकी पुत्री से अपने पुत्र हुमायूं का विवाह भी कराता है। ध्यान रखना, चंदेरी के मेदिनी राय को इसने पराजित कर दिया। चंदेरी के मेदिनी राय को यहाँ पर इस युद्ध में पराजित किया और ये युद्ध था 1529 का युद्ध। यहाँ का जो शासक था वो आपको देखना है। एक तरफ तो बाबर थे और दूसरी तरफ था मेदिनी राय। कहा जाता है जो बाबर था उसने अपने बेटे हुमायूं और कामरान इन दोनों का विवाह किया इसकी पुत्रियों से। पुत्रियों से विवाह कर दिया। किनका? इस हुमायूं और कामरान का। तो चंदेरी और मेदिनी राय, जो चंदेरी का मेदिनी राय था वो ये युद्ध हार जाता है, यानी युद्ध ये हार गया था और इसका निर्णय यही था कि इसने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। किससे? हुमायूं से और कामरान से। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं का विवाह किससे हुआ था, तो मेदिनी राय की पुत्री से पहला उसका विवाह हुआ था। फिर इसके बाद में आप हमीदा बानो बेगम से भी देखेंगे, जो अकबर के इसी जो हुमायूं है इसी के एक भाई हिंदाल के गुरु रहे अकबर जामी की बेटी थी। ध्यान रखेंगे, वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा लेकिन हुमायूं के समय, लेकिन यहाँ आपको ये समझ लेना था। तो ये था चंदेरी का युद्ध। फिर बाबर, याद रखेंगे ये चंदेरी का युद्ध, माफी आपसे चाहता हूं, 28 में लड़ा गया। ध्यान रखेंगे बाबर क्रम से युद्ध लड़ता है। बाबर क्रम से युद्ध लड़ता है। पहला 1526 में पानीपत का युद्ध, दूसरा कनवाहा का 1527 में और तीसरा ये चंदेरी का युद्ध जो 1528 में लड़ता है। ध्यान रखेंगे इसमें कोई भी कंफ्यूजन का बात नहीं है। 1526, 1527, 1528। फिर इसके बाद में 1529 का वर्ष आता है और 15 के 29 के वर्ष में ये घाघरा का युद्ध लड़ता है। घाघरा का
युद्ध। घाघरा का युद्ध कहा जाता है कि दो हिस्सों में लड़ा गया। इस तरफ थे अफगान और इस तरफ था बाबर। बाबर ने इन्हें भी पराजित कर दिया। यह युद्ध नावों से लड़ा गया था, क्योंकि घाघरा नदी के ऊपर नाव पर लड़ा गया ये घाघरा का युद्ध था। ध्यान रखेंगे, ये युद्ध जो था ये नाव पर लड़ा गया युद्ध था। नाव पर लड़ा गया युद्ध था। ध्यान रहेगा। तो इस तरह करके बाबर के आपने चारों युद्धों की चर्चा कर ली। फिर 1530 में बताया जाता है कि बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में बाबर की मृत्यु, तो यहां लिख लेंगे 1530 बाबर की मृत्यु। 1530 बाबर की मृत्यु, ध्यान रखेंगे। 1530 बाबर की मृत्यु। चंदेरी का युद्ध याद रखेंगे 1528 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रहेगा। तो इस तरह करके बाबर की 1530 में क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। कभी कभी ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ चीज़ों पे नहीं पहुंच, दिमाग उधर रहा, लिख गया मिस कन्फ्यूजन में। कोई आपको परेशानी नहीं है, याद रखना क्रम से है सारा सब कुछ। कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा समझिए, एक एक चीज़ को आपको समझना है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो इनसे ज़्यादा पूछा गया हो या इतना डिटेल में कोई चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताई जा रही हैं। ध्यान रखना, इसमें इतनी ज़बरदस्त मेहनत होती है। कल की पूरी रात ये समझिए ऐसी रही कि ज़बरदस्त बैक टू बैक पूरे एग्ज़ाम लगे और उनकी तैयारी, प्रिपरेशन, फिर आकर के आपको ये सब क्लासेस देना, ये सब बहुत एक मेहनत का काम है। लेकिन बच्चों याद रखना, जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी ही आपको करनी है और एक एक चीज़ को समझना है। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए, समझ गए, मेरा इसका एक वीडियो भी पड़ा है मुगल कालीन भारत का, जिसमें बाबर टू जफर करके एक वीडियो बनाया गया है और पूरा उसमें पूरा मुगल साम्राज्य क्लियर किया गया है। ध्यान रखेंगे, आप उसमें भी ये सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन उसमें इतना संक्षेप से नहीं बताया गया, क्योंकि यहाँ पर आपने पैसा दिया है, आप पूरे के पूरी चीज़ों को ग्रहण करेंगे। वहां पर क्या था, वो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, जिसने ये सब पढ़ रखा है उसकी रिवीजन क्लास थी, वो उसको करा दी गई। यहां पूरे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, यहां पर पूरा डिटेल से उस मुद्दे पर चर्चा होती है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में जब इसकी मृत्यु हुई तो इसका मकबरा बनवाया गया और मकबरा काबुल में है। मकबरा काबुल में। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ जाते हैं तो उनको देख के बड़ा अजीब लगता है कि इसका मकबरा एकदम जर्जर हो चुका है, जैसे गांव में छोटी मोटी मज़ारे टाइप की नहीं होती, उसी तरह का हो चुका है, ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि गजनवी, गौरी और बाबर, इन तीनों आक्रमणकारियों के मकबरे एकदम धूमिल हैं, बेकार हैं। इसी के समय बताया जाता है कि जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किया गया था और इसी के समय अयोध्या धाम का जो मंदिर है विश्व प्रसिद्ध, उसको तोड़ा गया था। तो ध्यान रखना, ये भी एक घटना थी। अब इसके कुछ रचनात्मक कार्यों पर चर्चा करें। ये राजनीति का मुद्दा है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कभी इस तरह की कभी आपको क्लास लगी देने को तो मैं आपको जरूर दूंगा। तो इस तरह बाबर ने जो युद्ध लड़े उनको आप सीख गए। अब हम बाबर की कुछ और चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जरा नजर मारेंगे हम बाबर की कुछ अन्य चीजों पे। तो हेडिंग डाल लेंगे रचनात्मक कार्य। बाबर के रचनात्मक कार्यों के बारे में अगर आपको देखना है तो देखेंगे, इसने जो मस्जिद बनवाई पानीपत में, काबुली बाग, तो पहली तो वो आप देख ही चुके हैं। फिर इसके बाद में इसके शासनकाल में क्या किया गया, इसने तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी की रचना की। बाबर ने इसकी रचना की है और ये आत्मकथा है। आत्मकथा आप जानते हैं, स्वयं जो लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं और जो दूसरा लिखते हैं
उसे जीवनी कहते हैं, यानी बायोग्राफी कहते हैं, और जो आत्मकथा होती है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी थी, यानी स्वयं लिखी गई थी। ये याद रखना कि मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन ये ग्रंथ तुर्की में रचा गया, तुर्की में, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी में अनुवाद अकबर के समय इसका फारसी में 2 लोगों ने अनुवाद किया। पहला तो याद रखेंगे पाइंदा खान ने किया, पाइंदा खान ने किया, और दूसरा व्यक्ति था रहीम दास, जिन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया। इन्हें रहीम खाने खाना के नाम से भी जाना जाता था। गुजरात अभियान के बाद ये खाने खाना की इनको उपाधि दी गई थी, वो अभी डिस्कस होगा अकबर के समय। तो तुजुक ए बाबरी के ये विवरण थे। ये था फारसी में अनुवाद। कहा गया है पेपर में कि बताइए तुजुक ए बाबरी का इंग्लिश में अनुवाद किसने कराया? तो मैडम वेवरीज नाम के एक व्यक्ति ने इसका अनुवाद कराया है। तो तुजुक ए बाबरी का इंग्लिश में अनुवाद इंग्लिश अनुवाद तो वो कराया है मैडम वेवरीज ने। तो ये था इसका इंग्लिश अनुवाद। तो इस तरह करके बाबर की ये तुजुक ए बाबरी, याद रखना इसमें कई वर्ष यानी घटनाओं का कई वर्षों का सिस्टम इसमें नहीं दिया गया, वो अलग प्रश्न है, लेकिन यहाँ इसमें इतने पूछे जाने वाले प्रश्न थे वो आपने समझ लिए। फिर बाबर ने क्या किया? बाबर ने कुछ और कार्य किए, जैसे इसने मुबायन नाम की एक मुस्लिम कानूनों की पुस्तक लिखी है। कैसे मुस्लिम महिलाओं को रहना चाहिए, मुस्लिम कानूनों की पुस्तक। तो इस तरह करके इसने एक काम ये किया। तीसरा, इसने याद रखना गज ए बाबरी का प्रचलन किया, जिससे माप की जाती थी। गज ए बाबरी, इससे माप की जाती थी। अभी तक आपने सिकंदर लोदी के समय देखा था गज ए सिकंदरी, वो आपको बताया गया था, वो लकड़ी का बनता था। ये गज ए बाबरी ये लोहे के छल्लों से बनाया गया था, याद रखेंगे। तो ये था वास्तव में गज ए बाबरी, जिससे माप की जाती थी भूमि की। फिर इसके बाद में इसके समय की कुछ और चीजें जरा देख लीजिए। कहा जाता है कि बाबर के बारे में बाबर ने कई सारे विवरण दिए हैं। इस तुजुक ए बाबरी में उसने कई विवरण दिए। पहला दिया, पूछा जाता है कि बाबर ने निम्न में से कौन से कथन कहे हैं, उनको सही करना है तो ऑप्शन दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इनमें 4 पॉइंट लिख देगा। फिर कहेगा पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरे में लिख लेगा पहला, दूसरा, तीसरा सही। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उसमें विवरण दिए होते हैं। पहले इसने कहा भारत में मीठे फल नहीं है, यानी भारत के खान पीन की ये बुराई करता है। भारतीय लोग असभ्य हैं, खाना पीना नहीं जानते हैं, नग्न वस्त्र नहीं पहनते हैं, यानी अर्धनग्न शरीर लिया करते हैं। तो इस तरह करके इसने विवरण दिए। फिर इसके बाद में कहा जाता है इसने ग्वालियर के मान महल की प्रशंसा की। बाकी भवनों की तो बुराई करता है, ग्वालियर के मान महल मान तोमर ने बनवाया था, मान महल की प्रशंसा की है। ये थोड़ा इसको अच्छा लगा। भारत का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो विजयनगर के तुलुवा वंश के शासक कृष्णदेवराय को बताता है, ध्यान रखेंगे। विजयनगर के शासक
कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहता है। सबसे शक्तिशाली शासक कहता है। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक ये कृष्णदेवराय को कहता है, जबकि आपको पता होगा राणा सांगा जैसा बहादुर शासक अभी तक भारत में कोई नहीं था। राणा सांगा से युद्ध लड़ता है लेकिन उसकी बुराई करता है, ये इसके पास तो कुछ था ही नहीं, इसको तो एक झटके में पराजित कर दिया। लेकिन उसके खिलाफ ही युद्ध में जब जाता है तो इसकी सेनाएं डर रही थी, जिहाद के नारे दिए जा रहे थे। तो इस तरह करके इसने विवरण दिए। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने भारत के कई सारे मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और इसके जो विवरण हैं वो इतने ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ बहुत विवरण जो हैं झूठे कहे गए इतिहास में, इसके विवरण को ज़्यादा सच्चाई नहीं मिलती। इसके बाद में इसने भारत में चारबाग शैली का प्रचलन किया है। ध्यान रखेंगे, जब हुमायूं के बारे में आप पढ़ेंगे तब आपको चारबाग शैली बताई जाएगी, लेकिन यहाँ लिख लीजिए कि चारबाग शैली का प्रवर्तन किया। चारबाग शैली का प्रवर्तक। इसके साथ साथ एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसने आगरा में आराम बाग की स्थापना की है। आगरा में आराम बाग की स्थापना। चारबाग शैली के बारे में जब आप हुमायूं में आएंगे तो पहला मकबरा हुमायूं का ही बना है, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि चारबाग शैली का प्रवर्तक जो है वो बाबर ही है, याद रखना। फिर इसके बाद में कहा जाता है कि ये जो आराम बाग है ये मस्जिद थी, याद रखना, आराम बाग मस्जिद थी। आजकल इसे राम बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बगल में एक बाग लगा हुआ है जिसको अब राम बाग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह करके आप बाबर का पूरा कलेवर जो था वो पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे जो हुमायूं से होगा। ध्यान रखेंगे, हुमायूं, शेर शाह, फिर अकबर आएंगे और फिर इसके बाद जहांगीर, शाहजहां और फिर हम पढ़ेंगे औरंगजेब को, फिर उत्तरवर्ती मुगल। उससे जो भी प्रश्न आए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। फिर हम अपने मुगलों की जो आगे की व्यवस्थाएं उनको देखेंगे, जैसे उसकी धार्मिक व्यवस्था क्या रही, कैसे क्या प्रश्न आते हैं वो भी हमें देखने हैं। ध्यान रखेंगे, इतना आप तैयार करिए तब तक। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।